स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज से शुरू करने वाले हैं माय डियर। लाइट के आपके 2 क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं जिसमें हमने रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा था माय डियर। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लाइट का रिफ्रैक्शन वाला सेक्शन माय डियर, जो आपके एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको शुरू से ही बोल रहा हूं आपको कि लाइट चैप्टर जो आपका है, जो ऑप्टिक्स है, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से एग्जाम के अंदर आता है माय डियर। तो आज से हम लोग वो सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं और मेरी कोशिश आज से रहेगी माय डियर कि पर डे आपके 2 वीडियो कम से कम आ जाए सुबह और शाम में, ताकि जल्द से जल्द आपका ऑप्टिक्स का सेक्शन कंप्लीट कराया जा सके माय डियर। हालांकि मैं खुद आपको बताना चाहता हूं कि मैं छुट्टियों में जाने वाला हूं, इसलिए शायद वीडियो अपलोड ना हो सकेगी 30 दिसंबर के बाद माय डियर। इसलिए कम से कम 30 दिसंबर तक आप कितनी वीडियो अपलोड हो जाए ताकि आपका ऑप्टिक्स का बहुत सारा हिस्सा कवर हो जाए माय डियर। इसलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास माय डियर। पढ़ना शुरू करते हैं लाइट का रिफ्रैक्शन माय डियर। तो रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, ये भी आप 10th क्लास में जानते हैं, लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे इसके अंदर प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो जैसा कि आपको पहले से भी कुछ पता है कि जैसे प्रकाश जो होती है, लाइट जो होती है माय डियर, अपना मीडियम चेंज करती है। लाइट एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है माय डियर, उस केस में माय डियर क्या होता है, अपने पथ से डेविएट हो जाती है, मुड़ जाती है। हालांकि ये डेविएशन रिफ्लेक्शन में भी होता है, परावर्तन में भी होता है, लेकिन वहां पे मीडियम चेंज नहीं हो रहा होता है। बस इतनी सी अंतर है माय डियर। प्रकाश के परावर्तन में भी लाइट आ रही थी, एक सतह से टकरा रही थी और अपना पथ चेंज कर दे रही थी, लेकिन पथ चेंज करने के बाद उस सेम मीडियम में लौट जा रही थी माय डियर। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, अपवर्तन में क्या होगा कि लाइट आएगी एक सरफेस पे और उसके बाद से सेम मीडियम में नहीं जाएगी, दूसरे मीडियम में जाएगी, और दूसरे मीडियम में जाते वक्त भी अपना पथ, अपना रास्ता बदल देगी, और इस घटना को हम लोग बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन माय डियर। तो ये मैंने 2 फोटो आपके लिए पहले से बना रखा है। ये है विरल माध्यम और ये सघन माध्यम। रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम माय डियर। अब जैसे लाइट विरल से सघन की ओर आती है, ये लंब की ओर, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये बात भी अब पहले से आपको आइडिया है माय डियर। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी, रेयर से डेंसर मीडियम की ओर जाएगी, तो नॉर्मल टुवर्ड्स दी नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल की अलोंग मुड़ जाती है, और इसी की वजह से जो एंगल ऑफ आर होता है वो आई से कम होता है। वहां पे आई आपतन कोण था, रिफ्लेक्शन एंगल था, यहां भी वही है, इंसिडेंट एंगल था वो भी यही है, लेकिन वहां पे परावर्तन एंगल था आर, यहां पे रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा, अपवर्तन एंगल हो जाएगा। बस इतना सा अंतर है। तो आर की जो वैल्यू है वो कम होगी आई से। कब? जब रेयर से डेंसर लाइट आएगा। ठीक इसका उल्टा, अगर लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है, हट जाती है। ये एक्चुअली में इसका पथ था, जिसको मैंने डैश डैश से दिखा रखा है। ये लाइट का ओरिजिनल पथ है, लेकिन ओरिजिनल पथ से और भी हट गई है, देखिए और भी दूर चले गई। ये नॉर्मल था और नॉर्मल से और दूर हो जाती है। कब? जब डेंसर से रेयर की ओर लाइट जाती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है माय डियर। ऐसे केस में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन कोण होता है, वो आपतन कोण से, इंसिडेंट एंगल से ज्यादा हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो ये कुल मिला के 2 तरह की केसेस हैं कि या तो लाइट किसी डेंसर से रेयर में जा रहा होगा या किसी रेयर से डेंसर जा रहा होगा, और दोनों ही घटनाओं में, दोनों ही सिचुएशन में लाइट अपना पथ मुड़ेगी, और इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं माय डियर। तो अपवर्तन का मैंने डेफिनेशन भी ऑलरेडी लिख दिया है। अब इससे संबंधित जो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है प्रकाश के अपवर्तन में, वो हम लोग इसके बाद अब पढ़ना शुरू करते हैं। पहले आप सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए माय डियर। इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके इसे अपने नोट्स में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए। अब हम लोग पढ़ते हैं माय डियर, लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाएगी
तो अपना पथ, अपना रास्ता चेंज क्यों कर लेती है? एक पथ से दूसरे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो आखिर चेंज ही क्यों करती है? और ये चेंज होने का कारण होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माय डियर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अलग अलग होना। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसे हम लोग RI, या RI तो लिखते हैं और रिप्रेजेंट करेंगे किससे? म्यू से। इसे हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक। इसे हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है माय डियर, वो एक रिलेटिव टर्म है। एक रिलेटिव टर्म है, किसी के सापेक्ष में बात की जाती है किसी मीडियम की। तो हम लोग इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते किसको हैं? म्यू इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट बोला कहां? इन एयर या वैक्यूम। निर्वात अथवा हवा में प्रकाश की चाल और किसी दूसरे माध्यम में स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, यानी कि C/V। ये होता है म्यू का फॉर्मूला माय डियर। जो अपवर्तनांक होता है वो रिलेटिव टर्म है। फिर से मैं बोल रहा हूं, एक सापेक्षिक शब्द है कि किसी की स्पीड, किसकी स्पीड? लाइट की स्पीड, पर किसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में? खुद की स्पीड के, पर मीडियम अलग अलग होनी चाहिए माय डियर। लाइट की स्पीड एयर में अपॉन लाइट की स्पीड किसी और मीडियम में। हवा में प्रकाश की चाल अपॉन किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अपवर्तनांक कहलाता है माय डियर। जो दूसरा माध्यम होगा, हवा को छोड़कर के जो भी दूसरा माध्यम लेंगे हम, उसी माध्यम का वो अपवर्तनांक कहा जाता है माय डियर। ये बात हमको बस समझना है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप सभी देख सकते हैं कि ऊपर भी स्पीड है और नीचे भी स्पीड है, तो स्पीड अपॉन स्पीड कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए ये क्या होगा? डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। क्या होगा? डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, बीमाहीन राशि होगा। कैसा राशि होगा? बीमाहीन राशि। इसकी कोई बीमा नहीं होगी। और ये शो क्या करता है, दिखाना क्या चाहता है माय डियर? ये दिखाना चाहता है ऑप्टिकल डेंसिटी को। इट शोज ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। यह माध्यम की प्रकाशीय सघनता को दर्शाता है। हिंदी में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यह क्या दर्शाता है? यह माध्यम की प्रकाशीय सघनता को दर्शाता है। मतलब डेंसिटी को दिखाता है। सिंपल समझिए, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसी भी माध्यम की सघनता, डेंसिटी को दिखाता है कि कितना ज़्यादा डेंसर मीडियम है। यानी कि किसी माध्यम का, किसी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, वो माध्यम उतना ही ज़्यादा डेंसर होगा, उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब माय डियर, डेंसिटी का एक्चुअली में अर्थ आप समझना पड़ेगा आपको। डेंसिटी का मतलब हो गया कि उसके मॉलिक्यूल्स कितने पास पास हैं या कितने दूर दूर हैं। इसका सिंपल मतलब ये होता है। तो अगर किसी की डेंसिटी ज़्यादा है, किसी माध्यम का घनत्व तो ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि थोड़े ही दूर में उसके बहुत सारे एटम्स पास पास में मौजूद हैं माय डियर। और किसी की डेंसिटी अगर कम है, घनत्व तो कम है, इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल्स, उसके अणु दूर दूर फैले हुए हैं माय डियर। और जाहिर सी बात है कि हवा के केस में, एयर के केस में आप सभी देखते हैं, समझ पाते हैं कि मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं। इसीलिए अब जो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे उनमें एकजुटता नहीं है और वहाँ पे कोई दूसरा बहुत आसानी से मूव कर सकता है माय डियर। इसलिए हवा में फोर्स लगाना बहुत आसान है। हम लोग अपना हाथ पैर भी बहुत आसानी से चला लेते हैं एयर के अंदर। लेकिन थोड़ा सा चेंज है,
आप अगर पानी में आप जाके देखिए माय डियर, तो पानी में क्या आप उतनी ही स्पीड के साथ गति कर सकते हैं, उतना ही तेज अपना हाथ पैर चला सकते हैं जितना कि हवा में है? बोला बिल्कुल नहीं सर, पानी ज्यादा रुकेगा, अवरोधक बनेगा, हमारे रास्ते में रुकावट पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि पानी की डेंसिटी हवा से ज्यादा है। इसका मतलब यह हो गया कि पानी के मॉलिक्यूल्स काफी क्लोज्ड होते हैं, पास पास होते हैं हवा की तुलना में, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई वो ज्यादा रुकावट पैदा करना चाहेगा माय डियर। इसीलिए क्या होगा, अब लाइट के केस में हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रकाश अगर हवा में है तो बिल्कुल आजाद है और आसानी से कितनी स्पीड के साथ, आप सभी को पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड के साथ वो आसानी से गति कर रहा है, जा रहा है। लेकिन पानी में जैसे लाइट पानी में जाएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी माय डियर? कम हो जाने वाली है। क्यों कम हो गई? क्योंकि मीडियम अब डेंसर हो गया, उसके मॉलिक्यूल्स पास पास हो गए, अब वो रुकावट पैदा करेगा। इसीलिए लाइट की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी जैसे मीडियम चेंज हुआ, माध्यम बदला, वैसे प्रकाश की चाल भी क्या हो जाएगी? बदल जाती है माय डियर। और प्रकाश की चाल बदलेगी तो जाहिर सी बात है माय डियर, उसका वेवलेंथ में भी बदलाव होने की पूरी संभावना होती है। इसलिए प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करता है माय डियर, तब उसकी स्पीड के साथ साथ उसकी वेवलेंथ में भी बदलाव, चेंजिंग होता है माय डियर। और ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है वेवलेंथ में बदलाव जिस तरीके से स्पीड में बदलाव हो रहा होता है। इसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर आपका मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी माध्यम की जितनी ज्यादा होगी माय डियर, उतना ही कम उसमें लाइट की स्पीड होगी और उसका वेवलेंथ भी उतना ही कम होता है माय डियर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से संबंधित कुछ जानकारियां थी माय डियर जो मैंने आपको बताया। तो फटाफट से आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इसे लिख लीजिए माय डियर, ठीक है। चलिए अब हम लोग अभी थोड़ी देर में अपवर्तनांक पे और आते हैं, और हम लोग थोड़ी देर में अपवर्तनांक पे आते हैं। अब आप लिखेंगे, हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे थे और प्रकाश के अपवर्तन में हमने डेफिनेशन नोट कर लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया, लेकिन हमने इसके लॉज नहीं देखे। तो लॉज एक कॉमन होता है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दोनों में एक लॉ बिल्कुल कॉमन है। और कॉमन लॉ क्या है माय डियर? कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये दोनों ही केसों में, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, कॉमन होता है कि सेम प्लेन में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों ही एक प्लेन में सेम तल में होते हैं माय डियर। ये लॉ दोनों के लिए वैलिड होता है। लेकिन दूसरा जो सेकंड लॉ है उसमें बदलाव होता है। क्या बदलाव होता है? अगर हम प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा है कि एंगल I = एंगल R होता है, ये रिफ्लेक्शन में होता है, परावर्तन में होता है। अपवर्तन के केस में ऐसा नहीं होता है। तो अपवर्तन में क्या होता है? आपने पढ़ा है कि म्यू अपवर्तनांक = होता है सर sin I sin R, ये हमने पढ़ा है, जिसको हम लोग बड़े प्यार से स्नेल्स का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ बोलते हैं। तो अपवर्तन का नियम होता है म्यू = sin I sin R, जिसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो अपवर्तन का नियम अगर हमसे कहा जाए तो इसका सीधे मतलब आप समझ जाएंगे कि स्नेल का नियम ही अपवर्तन का नियम है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक म्यू = होता है sin I sin R। लेकिन इस स्नेल्स का नियम को हम लोग थोड़ी अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। ये आप 10th क्लास में बिल्कुल वैसे ही पढ़ के आए हुए हैं। हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे। हम लोग स्नेल्स लॉ कैसे पढ़ेंगे? स्नेल्स लॉ मैं आपको पढ़ाऊंगा कि म्यू sin θ = होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट, यानी कि नियत होता है। अगर हम अपवर्तनांक में sin θ से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका मान क्या होगा? नियत होता है। क्या होता है? नियत। यानी कि मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? xy = कांस्टेंट, सी
ये x है, ये साइन थीटा y है, इक्वल टू कांस्टेंट को c लिख दिया। तो x y अगर कांस्टेंट है, दो चीजों का गुणनफल अगर नियत होता है तो दोनों राशियां आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती हैं माय डियर। जैसे कि मैं ये बोलूंगा कि अगर 6 का मान 3 है, x का मान 6 है और y का मान 3 है, तो दोनों में आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा माय डियर? बोला सर 12 मिलेगा। और याद रखिए कि दोनों का गुणनफल, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होना चाहिए, नियत होना चाहिए, वो नहीं बदलना चाहिए। इसका मतलब इस साइड में 12 नहीं चेंज होना चाहिए। तो बोला सर ये 6 अगर हम घटा करके क्या कर दें 6 तिरका 18, सॉरी 18 होगा। तो क्या कर दें, 6 को अगर हमने बढ़ा के 9 कर दिया तो ये 3 को घटा करके क्या करना पड़ेगा 2, तब ना 9 दूना क्या हो जाएगा 18 होगा माय डियर। इस साइड में कांस्टेंट को आपको चेंज नहीं करना है। मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि 6 से ये क्या हो गया है 9 हो गया है, यानी कि +3 बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। लेकिन ये 3 से क्या हो गया है 2, तो एक क्या हो गया है घट गया है। तो आप देख के समझ सकते हैं कि दो चीजें जब गुणा कर रही होंगी, मल्टीप्लाई कर रही होंगी और उनका मल्टीप्लिकेशन अगर नियत हो, कांस्टेंट हो माय डियर, तब ये दोनों आपस में व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। देखेंगे ध्यान से, 6 से 9 हो गया, ये बढ़ा है तो ये क्या हुआ है कम हुआ है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसका मतलब है कि म्यू और साइन थीटा क्या है माय डियर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और दो चीजों का अगर गुणनफल अगर नियत है, जैसे कि मैंने अभी लिखा था कि 6 गुना 3 और 9 गुना 2, ये दोनों क्या है 18 के बराबर है माय डियर। तो हम क्या, मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं 6 गुना 2 इक्वल टू 9 गुना 2? बोला बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। यानी कि हम यहां से फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि x1 y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 y2। ये होता है, ध्यान से देखिए, ये 6 गुना 3 बराबर है 9 गुना 2 के, तो बोला बिल्कुल सर, तो बराबर है तो हम लोग x1 y1 को x2 y2 के बराबर कर सकते हैं। बोला ये कब कीजिएगा, जब गुणनफल उनका आपस में कांस्टेंट हो, नियत हो। इसी तरीके से इसीलिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस कॉन्सेप्ट का और लिखेंगे असली में स्नेल्स लॉ कैसे लिखा जाएगा। तो म्यू साइन थीटा कांस्टेंट होता है। अब अगर मैं आपको एक छोटा सा फोटो बना करके ऐसे बताऊं माय डियर कि ये एंगल ऑफ आई है, ये एंगल आर है, तो यहां पे इसका अपवर्तनांक μ1 है इस माध्यम का, और इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है μ2 है। इसका अपवर्तनांक μ1 है और इस माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है। अलग अलग माध्यम होंगे तो अलग अलग माध्यमों का अलग अलग अपवर्तनांक भी होगा। तो हम लोग लगाएंगे इस स्नेल्स लॉ। तो पहला माध्यम में लगाइए, यहां पे लगाइए, इस इंटरफेस पे हम लोग लगाते हैं। कहां लगाते हैं, इंटरफेस पे। तो पहला माध्यम में अपवर्तनांक कितना है, बोला सर μ1 है, और पहले माध्यम में एंगल कितना है, बोला आई है, तो साइन का क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। ये बराबर होगा किसके, दूसरे माध्यम में। दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक कितना है, बोला सर μ2 है, और एंगल कितना है, बोला सर r है। तो μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन r। अब बोला सर क्या करें इसका क्या करें, बोला सर साइन r μ1 उधर जाके डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा यहां से साइन आई अपॉन साइन आर। देखिए ध्यान से, साइन आर आके क्या हो जाएगा, इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, और μ1 जो मल्टीप्लाई कर रहा था इधर जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा। तो μ2 के नीचे कौन आ जाएगा, μ1 हो जाएगा। और μ2 अपन μ1 हम लोग इसको लिखेंगे 1 μ2। क्या लिखेंगे, 1 μ2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे माय डियर, देखेंगे 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष में, 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष में, इस चीज को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं माय डियर। और ध्यान से देखिए, अगर हमारा पहला माध्यम अगर ये हवा हो जाता माय डियर, ये हवा हो जाता, तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में यहाँ पे लिखने ही वाला था हवा। तो हवा का जो अपवर्तनांक होता है वो 1 होता है। हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। तो μ1 हवा था अगर, तो μ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो μ1 हटा के देंगे 1 हो जाएगा। तो खाली μ2 बराबर साइन आई बाई साइन आर, म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर, जो आप 10th क्लास में पढ़ते आए हैं वही आपको मिल रहा है। तो हम लोग इस वाले को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्नेल्स लॉ।
इसे बोलेंगे स्नेल्स लॉ। तो आप इस तरीके से अगर याद रखेंगे तो आपको स्नेल्स लॉ लगाने में, क्योंकि पूरे रिफ्रैक्शन चैप्टर में माय डियर ये लॉ आएगा ही आएगा। स्नेल्स लॉ हर जगह अप्लाई होगा, हर जगह आने वाला है, इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी था। अगर आप सिंपली म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर अगर याद करेंगे तो आपसे गलतियां होने की पूरी संभावनाएं हैं, आप गलती करेंगे। लेकिन अगर इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे कि म्यू साइन थीटा कांस्टेंट होता है, तो पहले माध्यम में म्यू sin थीटा लगाइए और दूसरे माध्यम में म्यू साइन थीटा लगाइए। इस तरीके से आप कभी गलती आपके साथ नहीं होने वाली है माय डियर। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। चलिए इसे लिख लीजिएगा। अब मैं मिटा देता हूं, ये स्नेल्स लॉ था हमारा। अब आप तुरंत जो है, जो मैं आपको नोट लिखाने की कोशिश कर रहा था उसे लिखेंगे। अब स्नेल्स लॉ के नीचे मैं वापस से आपको अपवर्तनांक का फॉर्मूला लिखूंगा। फिर से अपवर्तनांक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अपवर्तनांक 1 म्यू टू। 1 म्यू टू का अर्थ क्या होता है? मैंने आपको बताया म्यू टू अपॉन म्यू 1। और ये किसके बराबर है? अभी आपने देखा किसके बराबर है? साइन आई बाई साइन आर के। और ये बराबर होगा किसके? V1 बटा V2 के। यही बराबर होगा लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 के। ये आपको हर हाल में, ख्वाबों ख्यालों में माय डियर, हर वक्त आपको ये याद होना चाहिए, ये वाला रिलेशन 1 म्यू टू इजकल टू म्यू टू बाई म्यू 1 इजकल टू साइन आई बाई साइन 1 V1 बाई V2 इजकल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 माय डियर। ध्यान से देख सकते हैं आप कि म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो वेलोसिटी कहाँ है? नीचे है। तो इस वाले से आप रिलेशन देख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी और साथ ही साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ माय डियर। वेव लेंथ यानी कि अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, और वेवलेंथ भी, प्रकाश का वेवलेंथ भी उतना ही कम होता है माय डियर। इस बात का ये रिलेशन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये रिलेशन, ये फॉर्मूला आपको हर हाल में याद करना ही करना है अगर आपको रिफ्रैक्शन अच्छे से समझना है, रिफ्रैक्शन के सारे क्वेश्चन आपको कर पाने हैं माय डियर। अब इसके नीचे जो डेटा है वो डेटा भी आप नोट डाउन कर लेंगे। क्या माय डियर? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हवा का अपवर्तनांक होता है 1। दूसरा नंबर, ये आपको पहले 10th क्लास में भी जरूर से जरूर पढ़ाया गया होगा। पानी का अपवर्तनांक, बोला पानी का किसके सापेक्ष में? बोला सर हवा के सापेक्ष में। पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष में ये कितना होता है? ये होता है 4/3 या 1.33 कह लीजिए। और जो तीसरा नंबर होता है वो होता है किसका? अपवर्तनांक किसका? ग्लास का, कांच का। बोला किसके सापेक्ष में सर? एयर के सापेक्ष में। ग्लास का अपवर्तनांक एयर, हवा के सापेक्ष में ये होता है 3/2 यानी कि 1.4 होता है माय डियर। एक और होता है डायमंड का, पर उस डायमंड का हमसे कोई लेने देना है ही नहीं, कभी आपसे पूछा ही नहीं जाएगा कि सर हीरा का कितना होता है। बोला सर सबसे ज़्यादा हम लोग मान के चलते हैं 2.4 होता है। तो ये डेटा भी फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए। हवा का हवे के सापेक्ष में ही बात करेंगे। अगर आप कोशिश करेंगे सर इसका किसके सापेक्ष में, मतलब हवा का हवे के सापेक्ष में होगा, तो एयर के सापेक्ष में 1 ही रहेगा। तो आपको सिंपली याद रखना है कि हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 और कांच का, ग्लास का जो होता है वो 1.5 अपवर्तनांक होता है। लेकिन सब कुछ किसके रेस्पेक्ट में? बोला सर सब कुछ होगा हवा के सापेक्ष में। लेकिन मैं अगर बोलूं कि नहीं, आप मुझे बताइए ग्लास का, कांच का अपवर्तनांक आप बताइए पानी के सापेक्ष में, तो बोला सर अगर हमको ग्लास का बताना है किसके सापेक्ष में? पानी के सापेक्ष में। तो मैंने अभी आपको देखा 1 म्यू टू यानी कि यहाँ पे जो लिखा होगा वो ऊपर होगा, जो यहाँ लिखा होगा वो नीचे होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ग्लास अपॉन वाटर हो जाएगा माय डियर। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ग्लास का पानी के सापेक्ष में, तो ग्लास ऊपर पानी नीचे माय डियर। तो ग्लास का कितना आपने लिखा है? बोला सर 3/2। और पानी का कितना लिखा है? बोला सर 4/3। तो ये कितना हो जाएगा? 3 से 3 जाकर मल्टीप्लाई कर जाएगा,
9/8 होगा माय डियर। तो ग्लास का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष में कितना होता है? 9/8 होता है माय डियर। तो ये सारी बातें अपवर्तनांक, क्योंकि अपवर्तनांक और स्नेल्स लॉ ये पूरे चैप्टर में यही टॉपिक चलेंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे माय डियर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माय डियर इस चैप्टर का अगेन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR के बारे में, जिसे हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो मैं हट जाता हूं, पहले फटाफट नोट कर लीजिए, फिर उसे पढ़ लेते हैं। चलिए माय डियर, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर माय डियर, जिसको हमने अभी बताया आपको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन माय डियर। ये हर साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन माय डियर। VBI क्वेश्चन होता है हर साल के लिए माय डियर। यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है, और इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन होता है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में माय डियर, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ डिस्कशन उसके बारे में भी कर लेंगे माय डियर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में कि ये क्या होता है, लेकिन इससे पहले हमें एक छोटी सी जानकारी और लेनी होगी, और उसका नाम होता है क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। प्रकाश के केस में क्रांतिक कोण हम किसे कहते हैं माय डियर? तो देखिए, ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है माय डियर। इन दोनों घटनाओं को हम लोग दोनों चीजों को साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए, एक कोई वस्तु है, यानी प्रकाश का स्रोत समझ लीजिए, एक टॉर्च समझ लीजिए, जो कहाँ स्थित है? किसी सघन माध्यम में स्थित है, मतलब पानी है। ऐसा समझ लीजिए कि पूरा नीचे में पानी है और ये अपवर्तक सतह है, और अपवर्तक सतह के ऊपर कौन है? बोला हवा है। ये अंदर में पानी है, पानी में हमने एक टॉर्च जला के रख दिया है मान लीजिए। तो यहां से इस सोर्स से जो प्रकाश किरणें निकलेंगी माय डियर, वो जाहिर सी बात है अपवर्तक सतह पे आएंगी, और अपवर्तक सतह के बाद वो जब हवा में निकलेंगी तो उनका अपवर्तन तो होगा ही होगा। बोला बिल्कुल सर, माध्यम जैसे प्रकाश का चेंज होगा, अपवर्तन की घटना होगी, रिफ्रैक्शन होगा। अब मान लीजिए कि लाइट जो है, यहां से लाइट आती है माय डियर, और इस पॉइंट पे आपतित होती है। प्रकाश किरण आती है, यहां पे आपतित होती है। तो इस पॉइंट पे क्या है माय डियर? पहले अगर किन्हीं को फोटो ड्रॉ करना है आप सभी, तो आप सभी पहले फोटो ड्रॉ कर लेंगे, फिर मैं चूंकि इसमें लिखूंगा चेंज हो जाएगा तो आपका फोटो बनाने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पहले आप इसको फोटो को बना लेंगे। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए कि माय डियर ये हमारा लंब हो गया, नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल के साथ कोण कितना बनता है? आई, आपतन कोण। तो यहां पे लाइट आपतन कोण के साथ आई के साथ बनेगी और रिफ्रैक्शन हो जाएगा और दूसरे माध्यम में हवा में चली जाएगी माय डियर। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए थोड़ा सा आपतन कोण का मान और बढ़ गया, थोड़ा सा और बढ़ गया, तो आप सभी को पता है कि जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ाइएगा रिफ्रैक्शन एंगल भी क्या होगा? बढ़ेगा। आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा यहाँ पे। तो जैसे हमने थोड़ा सा और लाइट को घुमा दिया, यानी कि पहले आई इतना था, अब आई कितना हो गया माय डियर? अब आई इतना हो गया। तो अब आई का मान थोड़ा सा बढ़ गया, आपतन कोण का मान बढ़ गया, तो बढ़ेगा तो अपवर्तन कोण का मान, ये मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब थोड़ा सा और बढ़ा के देखते हैं, यानी कि जैसे थोड़ा सा और आपने बढ़ाया आपतन कोण का मान, एंगल इंसिडेंट एंगल का मान, जैसे इंसिडेंट एंगल आपतन कोण का मान और थोड़ा सा बढ़ेगा, जो लाइट रिफ्रैक्ट हो रही थी थोड़ा सा, पहले इधर जा रही थी, फिर और रिफ्लेक्ट हुई, फिर और रिफ्लेक्ट हुई, तो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट होके इस सतह की अनुदिश हो जाएगी। ये जो आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसी के अलोंग हो जाएगा जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, जो अपवर्तित किरण होती हैं, वो कब? एक खास एंगल पे, और उसी खास एंगल को क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण कहते हैं। ये क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल आपतन कोण का ही है मान माय डियर। तो आखिर किसी सघन माध्यम में, ध्यान देंगे कंडीशन है सब कुछ माय डियर, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान हम कितना रखें कि जो अपवर्तन कोण है, ये देखिए अपवर्तन कोण, पहले किरण अपवर्तित इसके अनुदिश थी, फिर थोड़ा और मुड़ गई है, फिर और मुड़ गई है, मुड़ के कहां हो गई है? इस सतह के अनुदिश। तो इसके साथ में लंब के साथ 90 डिग्री का कोण बना ली माय डियर, बन गया। तो ये आखिर आपतन कोण का मान कितना रखें कि जो अपवर्तन कोण है, यहां ऊपर में अपवर्तन कोण वो 90 डिग्री हो जाए, यानी प्रकाश की किरण जो है उस सतह के, अपवर्तक सतह के अनुदिश ही हो जाए माय डियर,
उस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रिटिकल एंगल यानी कि लास्ट पोजीशन है एंगल का, इसके बाद रिफ्रैक्शन की घटना नहीं होने वाली है माय डियर। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आंतरिक अंदर की ओर सेमी हो जाएगा, जहां सोर्स है उसी माध्यम में पूरा का पूरा पूर्ण परिवर्तन होने वाला है। आंतरिक मतलब उसी अंदर में, उसी माध्यम के अंदर, और पूरा का पूरा लाइट क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। बोला कब होगा सर ऐसा, ऐसा कब होगा, जब आप क्रिटिकल एंगल से लास्ट जो एंगल है उससे थोड़ा और अगर आप बढ़ा दिए, तो पहले ही इंडिकेट कर दिया है कि अगर उससे ज़्यादा आप बढ़ाइएगा तो हम रिफ्रैक्शन नहीं दिखा सकते हैं, हमारी सीमा उतना ही तक है। इसका मतलब आप जैसे बढ़ाएंगे आपतन कोण का और थोड़ा सा मान, पूरी की पूरी लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी उसी सघन माध्यम में, उसी डेंसर मीडियम में माय डियर। तो जैसे देखिए आपने यहाँ पे आपतन कोण इतना था तो अपवर्तन कोण इतना था। आपतन कोण इंसिडेंट एंगल का मान थोड़ा और बढ़ा, रिफ्लेक्टेड एंगल बढ़ा, फिर और बढ़ा तो रिफ्लेक्टिव एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इस 90 डिग्री पे आपतन कोण का मान, इंसिडेंट एंगल का मान जो था, उसी इंसिडेंट एंगल को हम लोग बोल रहे हैं क्रिटिकल एंगल। अब अगर माय डियर, अब अगर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए, ये देखिए एंगल, ये इंसिडेंट एंगल अगर पहले जो क्रिटिकल एंगल था उससे भी ज्यादा अब एंगल आपने कर दिया, जब उससे भी ज्यादा एंगल कर दीजिएगा तो लाइट तो पहले ही ऐसे मुड़ते मुड़ते सतह के अनुदिश हो गया, अब कहां आ जाएगा, नीचे हो जाएगा, ये आ गया माय डियर नीचे। तो सेम इसी माध्यम से लाइट गया है और इसी मीडियम में, इसी सघन मीडियम में, इसी डेंसर मीडियम में वापस लौट के आ जाएगा। इस घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब सघन माध्यम में प्रकाश है, डेंसर मीडियम में है, और डेंसर मीडियम से जैसे वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे पहुंचेगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, ये क्रिटिकल एंगल पे 90 डिग्री हो चुका है रिफ्रैक्शन माय डियर। अब क्रिटिकल एंगल से जैसे ज्यादा एंगल बढ़ाएंगे इंसिडेंट एंगल की वैल्यू, वैसे सारी लाइट रिफ्लेक्ट करके सेम डेंसर मीडियम में आ जाने वाली है माय डियर। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो इसके लिए कंडीशन है, मैंने सब कुछ डेफिनेशन नोट कर दिया है, तो फटाफट से आप डेफिनेशन वीडियो पॉज करके माय डियर लिख लेंगे, ये क्रिटिकल एंगल का, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी, ठीक है। चलिए अब मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का परिभाषा जो है तुरंत लिख देता हूं 2 मिनट में, ठीक है, लिख लेंगे। किसी सघन माध्यम में जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तब सभी प्रकाश किरणें उसी सघन माध्यम में लौट आती हैं। इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। TIR का डेफिनेशन मैंने लिख दिया, इंग्लिश मीडियम के लिए पहले से मैंने लिख रखा है माय डियर, फटाफट से नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको नोट डाउन करनी जरूरी है, काफ़ी जरूरी है आपके नोट्स के लिए। क्या कंडीशन फॉर TIR माय डियर, कि आखिर TIR होने के लिए क्या कंडीशन है, ऐसे नहीं हो जाएगा आपका TIR। कंडीशन ऑफ TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए 2 कंडीशन है। क्या, ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, वस्तु
या प्रकाश स्रोत, ऐसे लिखिए, प्रकाश स्रोत सघन माध्यम में होनी चाहिए। मतलब जो प्रकाश की किरणें हैं माय डियर, वो सघन से डेंसर, सघन से विरल की ओर, डेंसर से अगर रेरर की ओर जाएगी। लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगा तभी टी आर की घटना होती है। ये कंडीशन है माय डियर इसकी। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपतन कोण का जो मान है, वो क्रिटिकल एंगल से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रांतिक कोण से ज्यादा मान होगा आपतन कोण का। आपतन कोण का मान, इंसिडेंट एंगल का मान क्रिटिकल एंगल से जब ज्यादा होता है तभी ये टी आर की घटना होती है माय डियर। इसके अलावा हम लोग एक नोट फटाफट से, इसमें एक तीसरा एक नोट लिख लीजिए। खैर छोड़िए इसको, अगर इधर हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, इधर नोट डाउन कर लेंगे। एक नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है, ये बीबीआई नोट है जो मैं लिखा रहा हूँ। अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू होता है 1/sin IC। क्रांतिक कोण के बीच में संबंध है। अपवर्तनांक देखेंगे, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच में यह संबंध होता है म्यू इक्वल टू 1/sin IC। IC क्रांतिक कोण है, म्यू इक्वल टू 1/sin IC, 1/sin IC लिखा हुआ है म्यू इक्वल टू। इसके साथ ही माय डियर आज का क्लास होता है समाप्त। ऐसा करता हूं सभी के सभी टॉपिक्स आज आपने बहुत जबरदस्त तरीके से समझ लिया होगा और नोट्स भी बना लिया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में।